अभी आप समझेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, कैसे रिएक्शंस होती है उसके हम आज बेसिक्स के बारे में समझना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हम कहेंगे जब कोई सबस्ट्रेट रिएक्शन करेगा किसी भी, हम कह दें एक लिख देता हूँ मैं, रिएक्टेंट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ किसी भी, हम कहें कैटालिस्ट की प्रेजेंट में, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, एक प्रोडक्ट हो जाता है। ओके, तो हम ये कहेंगे कि जो सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे सबस्ट्रेट वो होगा जिसके बारे में हम कहेंगे विच प्रोवाइड कार्बन टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को एक कार्बन प्रोवाइड करता है उसको हमने क्या कहा है, एक ये है सबस्ट्रेट। अभी आपको उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने से पहले ये समझना है कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं, जब रिएक्शंस होते हैं तो इन बॉन्ड्स का फ्यूजन कैसे होता है, ये रिएक्शन के दौरान बॉन्ड टूटते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ आपको, पहला फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसका फ्यूजन कैसे होता है। कोवलेंट बॉन्ड के फ्यूजन को जब आप समझेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए आप सभी जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप के द्वारा होता है। जब कोई भी दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करते हैं तो उसे कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये एक हाइड्रोजन का हो गया है नाभिक, और इसमें बाहर की ओर क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं एक और ये हाइड्रोजन है और इसकी एक सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाती है। उससे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से बनते हैं, पार्टनरशिप से बनते हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल बन गया है। H2 मॉलिक्यूल बन गया है। सिमिलरली यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये है क्लोरीन है, इन क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में आएंगे तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। यानी हम ये कहेंगे द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द ईच बॉन्डेड एटम। तो जो भी बॉन्डेड हो रहे हैं एक एक के द्वारा दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं तो व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज क्लीव्ड बाय द फ्यूजन देन व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी। हम यहाँ पर देखेंगे कि जब ये बॉन्ड आपस में टूटते हैं, ये बॉन्ड का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो यहाँ लिख देते हैं फ्यूजन ऑफ बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की बात। इसका फ्यूजन होगा तो कैसे होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर विशेष बात को समझना है। मैंने कहा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब टूटेगा तो हाइड्रोजन, ये देखें, ये हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये क्या करेगा, प्रत्येक हाइड्रोजन अपना अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। समझ गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए थे जब बॉन्ड बना था, तो प्रत्येक बॉन्डेड एटम के द्वारा दिया गया था। अब इन्होंने जब बॉन्ड टूटा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, ये है CH3 और CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इथेन कहते हैं। यह है एक इथेन है, और ये जब इथेन के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ वाला, ये बॉन्ड अगर यहाँ से अगर टूटेगा, इस बॉन्ड में भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्रत्येक कार्बन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और इस पार्टनरशिप का क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ऐसे कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं मान लेता हूँ कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl और Cl आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से हैं, अगर ये वाला बॉन्ड है ये अगर ब्रेक होता है
तब भी क्या होगा, ये क्लोरीन है अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे क्लोरीन ने भी क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो सेपरेट कर लिया है। ऐसे आपने क्या देखा कि एक बॉन्ड में आपने क्या देखा कि एक बॉन्ड है, इसका फॉर्मेशन होता है दो इलेक्ट्रॉन से, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड ने क्या किया, एक दूसरे से अलग अलग कर लिया है। बराबर बॉन्ड में, ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन को बराबर आपस में क्या किया है, डिवाइड कर लिया है बराबर को, यानी कि इक्वल। इक्वल को बोलते हैं हम होमो कहते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। ऐसी घटना को क्या कहेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बोलते हैं। किसी बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब, होमो का मतलब होता है समान या इक्वल, यानी कि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे बंधित दोनों परमाणुओं ने एक एक को ले लिया है बराबर मात्रा में, ऐसे को क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक। अब बात आती है इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा। होमोलाइटिक क्लीवेज क्यों हुआ है इसमें ये बॉन्ड, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन, नोट देखें आप मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं इस बॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना, बोथ एटम्स हैज़ इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी है, इक्वल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होने से क्या हुआ, इन बॉन्डेड जो एटम्स हैं इनकी कैपेसिटी क्या है, पावर है, बराबर है, तो इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। आप ऐसा समझ सकते हैं कि दो समान पावर के लोगों ने किसी बिजनेस में पार्टनरशिप की है, और अगर ये पार्टनरशिप आपस में टूट जाती है, चूंकि उस पार्टनरशिप से जुड़े हुए दोनों ही बिजनेसमैन समान पावर के हैं, तो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था कॉमन बिजनेस में, वो दोनों अपना अपना आधा आधा ले लेंगे, समान रूप से प्रॉपर्टी का डिवीजन कर लेंगे। इसको कहते हैं हम होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यह बात आपको समझने की ज़रूरत है जिसको मैंने समझाया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको और क्या ध्यान रखनी है उसको भी देखो। जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो इससे ये जो हमने कहा अनस्टेबल जो एंटाइटी निकली है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और मैंने कहा ये फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट है वो पूरा नहीं हुआ है, इधर क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अनस्टेबल है, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। चलिए अभी और चीज़ों को डिटेल के साथ में समझते जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे एक ये है, एक हम कहेंगे मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में जो दोनों के बीच R और X के बीच में क्या बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो इलेक्ट्रॉन से होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन दिया था R ने, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने दिया, इसने दिया X ने। दोनों ने पार्टनरशिप कर ली तो R X के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। समझ गए आप। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया, इसको मैंने गर्म किया, इसको मैंने हीट प्रोवाइड की है, या मैं कह देता हूँ कि ये रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ऐसी कंडीशन में ये बॉन्ड टूट गया, R ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, X ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ऐसी कंडीशन में ये जो R बना है इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा फ्री रेडिकल कहता हूँ, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल किसका है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये है एल्काइल फ्री रेडिकल बोलते हैं, एल्काइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। अभी और डिटेल में बातें आती रहेगी जिसको आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन मोमेंट इज शोन, यहाँ पे देखें आप,
क्या हुआ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, मोमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुए हैं। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है तो हम हाफ एरो का निशान लगा देते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, आर के पास, दूसरा कहाँ चला गया, एक्स के पास में। इसको हम ये जो साइन होता है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, फिश हुक बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ एरो बोलते हैं। ये तो जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मात्र है। अब देखो यहाँ पे मैं काम की चीज़ क्या समझा रहा हूँ। अब देखो काम की चीज़ क्या है, मैंने कहा यहाँ पर क्या बना है, फ्री रेडिकल बना है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पर है CH3 है, यहाँ पर है Cl है, क्लोरीन है, और इसका डिसोसिएशन हुआ जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, तो यहाँ पर ये बन गया CH3 का फ्री रेडिकल बन गया, और एक बन गया क्लोरीन वाला फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कौन सा है, ये हो गया है मिथाइल फ्री रेडिकल है। ये कौन सा है, ये है मिथाइल फ्री रेडिकल है। अब हमें ये समझना है कि फ्री रेडिकल कितने टाइप के होते हैं, फ्री रेडिकल कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कार्बन कितने टाइप के हैं, फिर आप समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में। टाइप्स ऑफ कार्बन, किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन चेन के अंदर कार्बन कितने टाइप के होते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में। देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, ये है CH3, ये है CH, और ये है क्या CH3। उसके बाद में मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक CH2, यहाँ पर है C, ये वाला है CH3, ये वाला भी क्या है CH3, और ये हो गया CH3। अब इसमें जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन की। ये कार्बन अपने अलावा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है केवल मात्र इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। सिमिलरली आप देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये CH2 है, ये CH2 का जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है अपने अलावा, तो ये देखो एक लेफ्ट से और राइट से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये जो सेंटर में कार्बन है इसका नाम मैं लिख रहा हूँ 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ, ये अपने अलावा 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ गए बात को। ऐसे ही आप देखो ये वाला जिस पे मैं आपको एक निशान लगा देता हूँ, ये वाला इस सेंटर वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ। ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि अपने अलावा 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको सरलता से लिखूं तो मैं यहाँ ये बता सकता हूँ कि जैसे एक और एग्जाम्पल आप देख लो, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा क्या रहेगा, ईजी हो जाएगा काम समझना। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर नंबर लगा रहा हूँ, देखिए कार्बन्स के बारे में। यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला भी है 1 डिग्री, इसको भी हम बोलेंगे 1 डिग्री और 1 डिग्री। 1 डिग्री मीन्स कोई कार्बन अपने अलावा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन है, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 डिग्री, ये अपने अलावा 2 कार्बन से है जुड़ा हुआ। ध्यान से देखो ये वाला जो कार्बन इसको मैंने लिखा 3 डिग्री, ये अपने अलावा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये वाला जो कार्बन है ये है 4 डिग्री, क्योंकि ये 4 से जुड़ा हुआ है। कार्बन के टाइप्स आप समझ चुके हैं। कार्बन के टाइप समझ जाएंगे तो फ्री रेडिकल के टाइप्स है वो भी समझ जाएंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ क्या है, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम किस टाइप का है उसी के अकॉर्डिंग फ्री रेडिकल का नाम होगा। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल पहले लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH3 और ये है CH2, ये वाला है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ये वाला CH3, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक स्पेशल एग्जांपल लिख देता हूँ, यह है CH3 और उसके बाद इसके नीचे भी मैं लिख देता हूँ CH3 और ये है CH, ये वाला एक एग्जांपल है।
और उसके बाद में एक और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ रहा है, वो है CH3 और ये हो गया है CH3 और ये वाला है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिख के दी है, अब आप इसमें देखेंगे कि कितने टाइप के क्या है, कार्बन का प्रकार है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जिस पे मैंने ये पॉइंट्स लगाए हैं, ये क्या है, यहाँ से बॉन्ड की वैलेंसी अधूरी है, यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पर बॉन्ड खाली है, यहाँ पर ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटे थे। इन बॉन्डों के क्या हुआ, बॉन्ड्स के हम कहेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ था, उससे ये बन गए थे। यहाँ पर ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये कौन सा कार्बन है, हमने कहा यहाँ पे ये वाला है 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए इस रेडिकल को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम 1 डिग्री रेडिकल कहते हैं। यहाँ पर देखें ये वाला जो कार्बन है, ये बीच वाला ये वाला कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, ये 2 डिग्री है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 2 डिग्री रेडिकल बोलते हैं, 2 डिग्री रेडिकल कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो, इसमें ये वाला कार्बन कितना है, ये है 3 डिग्री रेडिकल है, क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है वो अपने अलावा 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के टाइप्स के अकॉर्डिंग रेडिकल्स भी क्या होते हैं, प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं, ये है प्राइमरी है, ये वाला कौन सा है 2 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टर्शियरी फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। अब हमें देखना है इनमें से स्टेबिलिटी कैसी होगी, कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, क्या 3 डिग्री रेडिकल है वो मोर स्टेबल होगा, 2 डिग्री और कम होगा, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की ये सीक्वेंस है, स्टेबिलिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें स्टेबिलिटी की सीक्वेंस क्या होती है। यानी मैं इस जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, तो उसमें मैं क्या लिखूँगा, मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर आप देखें, ये वाला ये है 3 डिग्री है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है। इसका कंपैरिजन करूँ तो ये वाला क्या है 2 डिग्री है, ये वाला है और लीस्ट होगा। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 CH2, तो ये है 1 डिग्री है। ये इनकी स्टेबिलिटी की सीक्वेंस होती है। द फ्री रेडिकल रिएक्शंस इज द कॉल्ड एज द होमोपोलिमर और द नॉन पोलीमर रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जब कभी भी आप रिएक्शंस को समझोगे तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप आगे मैं बताऊंगा आपको फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे होती है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल कौन कौन से होते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे, टाइप्स ऑफ द कार्बन के आधार पे फ्री रेडिकल कितने टाइप के होते हैं। अब हमने क्या कहा, अनस्टेबिलिटी में देखो, यहाँ पर मैंने आपको समझाया क्या कि ये जो 3 डिग्री होता है ये है कंपैरेटिवली है तो अनस्टेबल। कंपैरिजन करते हैं जब हम 3 डिग्री का 2 डिग्री के साथ और इसका कंपैरिजन करेंगे 1 डिग्री के साथ में, तो हम कहते तो ये हैं कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, लेकिन स्टेबल नहीं है अनस्टेबल है। इनके आपस में तीनों ही अनस्टेबल है, लेकिन तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो 3 डिग्री क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा कंपैरिजन में। क्यों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ। यहाँ पर आ गया CH3 और ये आ गया CH3। देखो आप एक बात तो जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी तो क्या होती है, सेम होती है। अगर जब देखो यहाँ पर मैं लिखते हूँ एक बात को, ये CH3 और CH3 आपस में जब जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे दोनों ही कार्बन, ये वाला भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन है, तो कन्फर्म बात है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इक्वली होगी, क्योंकि दोनों ही कार्बन है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस वाले फ्री रेडिकल में, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो कार्बन है ये स्टेबल है, ये वाला कार्बन स्टेबल है, ये वाला कार्बन स्टेबल है, क्योंकि इन तीनों ही कार्बन की चारों वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये वाला जो कार्बन है ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, इसके पास चौथा नहीं है, ये ऑक्टेट नहीं पूरा कर पा रहा है। इसके आउटर सेल में 7 बने हैं अभी इलेक्ट्रॉन,
तो इसको क्या चाहिए, इसको ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला जो है कार्बन ये कैसा है, ये इन चारों की बात करेंगे तो ये वाला है अनस्टेबल है, जबकि ये वाले कार्बन कैसे हैं, ये दोनों ही स्टेबल है। ये वाला भी क्या होगा, कार्बन होगा, ये भी स्टेबल होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी है। और ये वाला कार्बन है, ये भी क्या होगा, स्टेबल, इसकी वैलेंसी पूरी है। तो ये अनस्टेबल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, CH3 से पुल करेगा, इस CH3 से पुल करेगा, इससे पुल करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरे करने के सोर्स कितने, 3 सोर्स है, समझे बात को। इसके इलेक्ट्रॉन की, ये वाला जो अनस्टेबल कार्बन है, इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के सोर्स 3 है, क्योंकि इसके पास में 3 क्या है, स्टेबल कार्बन्स हैं, इसलिए ये अपनी पूर्ति कर पाता है, अपनी अनस्टेबिलिटी को थोड़ा डिक्रीज कर लेता है। लेकिन आप ये देखेंगे, मैं जैसे आपको ये बताऊं, दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, यहाँ पे ये CH3 और ये CH3। अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ तो आप क्या देखेंगे, इसमें ये वाला स्टेबल है, ये कार्बन स्टेबल है, ये बीच वाला अनस्टेबल है। इसकी अनस्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए केवल 2 ही कार्बन हैं। तो कंपैरिजन करते हैं तो हम कहेंगे 3 डिग्री है मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री है वो लेस स्टेबल होता है। तो ये बात है बॉन्ड्स का जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तब की बात कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के बारे में। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बहुत रिलैक्स में समझना है आपको, हर चीज़ को मैं यहाँ पर बताता रहूँगा और आप क्या करेंगे, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ में कॉपी में पढ़ते रहेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट वो समझ में आ जाएंगे। हेट्रो का मतलब भी क्या होता है, हेट्रो का वर्ड का मीनिंग होता है अनइक्वल होता है, अनइक्वल है। आप देखो क्या होता है, आप तो ये इमेजिन करो कि एक पावरफुल आदमी और एक कमज़ोर आदमी ने बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हाँ मैं ले लेता हूँ, एक हो गया CH3 है और एक है ये ब्रोमीन है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोमीथेन बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्रोमोमीथेन होता है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो ब्रोमीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये वाला जो ब्रोमीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो ब्रोमीन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पहली बात तो ये बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन कैसा है, इसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर पोलैरिटी आ गई है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक तरफ तो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी तरफ क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और पोलैरिटी का कारण क्या है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक तरफ है CH3 है, दूसरी तरफ है ब्रोमीन है। ब्रोमीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसमें लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपके नोट्स बन जाएंगे। नोट्स का मतलब होता है नोट करना। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट कहाँ हो गए हैं, ब्रोमीन की तरफ, इसलिए ब्रोमीन पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसी कंडीशन में अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो देखो क्या होने वाला है, CH3 और ये ब्रोमीन टूटा तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, अब देखो मैंने कहा जब ये बॉन्ड टूटा तो क्या बना, एक बन गया मिथाइल ग्रुप, दूसरा बन गया ब्रोमीन। अब एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बॉन्ड किसने ले लिए, दोनों ले लिए ब्रोमीन ने ले लिए हैं। ब्रोमीन ने किसका ले लिया, अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लिया है, बेचारे इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ब्रोमीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये जो बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ वो इक्वल नहीं हुआ है, ये कैसा हुआ है, विषम हुआ है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं,
हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समान रूप से एक एक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। ब्रोमीन ने अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया, खुद का ब्रोमीन ने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन का भी ले लिया। कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा जो कार्बन होता है इसे हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। नाम यहाँ लिख देता हूँ, कार्बोकेटायन बोलते हैं। ये वाला कार्बन कहलाता है कार्बोकेटायन। कन्फर्म बात है, ये कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कहेंगे इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हम कहेंगे इसका इनकम्प्लीट क्या है? ऑक्टेट है। और आप जानते हैं स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? जब बाहरी कोश में, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ओके, समझ गए? तो मैंने ये कहा है कि इफ़ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट शेयर्ड द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद 1 फ्रेगमेंट्स ओनली and which fragment receive electron pair becomes the negatively charged and which fragments which lost electron becomes the positively charged. This positively charged carbon is called as the carbocation या कार्बोनियम। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। किसको? हमने कहा ना कि यहाँ पर क्या आया, ये जो CH3 है, कार्बन के ऊपर जब प्लस आ जाता है तो हम इसको कार्बोकेटायन तो कहते ही हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं? इसको कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं। ये कार्बोनियम आयन है। अब अगेन बात, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि फ्री रेडिकल 3 तरह के होते हैं, ऐसे ही कार्बोनियम आयन है, ये भी 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे आप समझिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायंस, या हमने कहा टाइप्स ऑफ क्या हो रहा है? कार्बोनियम आयन। इनको हम देखते हैं, इनके टाइप्स की बात कर लेता हूँ। कितने होंगे? मैंने कहा कार्बन कितने थे? 3 तरह के कार्बन थे। तो यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन भी क्या होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? टर्सरी। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी हम अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमेशा 3 डिग्री वाला क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। 2 डिग्री वाला उससे कम, 1 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल होगा। और इसका अगेन जो रीज़न क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है? 1 डिग्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ मान लेते हैं कि ये CH3 है, ये प्लस है, CH3 प्लस है, अकेला ही बेचारा कार्बन है और इसका कोई इलेक्ट्रॉन है वो लेकर के चला गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसके पास कोई साधन नहीं है जहाँ से इसका पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ सके। ये है 1 डिग्री है। ये कौन सा है? 1 डिग्री है। अभी मान लेता हूँ मैं यहाँ पे एक लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर है CH और यहाँ पर है CH3। इस कार्बन के ऊपर आ गया प्लस का साइन आ गया है। और ये वाला कार्बन कौन सा है? देखो ये वाला कार्बन है 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन अपने अलावा 2 अदर कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। कौन सा? एक तो ये CH3 का कार्बन है, दूसरा ये CH3 का कार्बन है। ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं? स्टेबल है, क्योंकि इन कार्बन का क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन है का भी क्या है? ऑक्टेट पूरा है, तो ये स्टेबल है। लेकिन ये वाला जो 2 डिग्री है ये कैसा है? ये 2 डिग्री वाला कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि आपको पता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो ये क्या करेगा? CH3 और C इस बॉन्ड के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, इधर भी पुल कर लेगा। तो कंपैरिजन करो इसका 1 डिग्री से, तो 1 डिग्री के कंपैरिजन में ये जो 2 डिग्री जो कार्बोकेटायन है, या जिसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन है, ये वाला है कुछ हद तक अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पूर्ति कर लेता है। इसके पास में साधन ज़्यादा है अपने कमी को हटाने के लिए, इसलिए 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। अब ऐसे ही अपने बात करते हैं 3 डिग्री का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3C, ऊपर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया है CH3 और यहाँ पर है इसके ऊपर प्लस है।
अब आप इसमें क्या देखेंगे, इस 3 डिग्री कार्बन के साथ में कौन जुड़े हुए हैं, ये वाला CH3 है, ये वाला CH3 है और ये वाला CH3 है। इसके बाद में क्या है, 3 स्टेबल कार्बन्स है, ये ग्रुप है पूरे के पूरे स्टेबल है। ये वाला भी क्या है, स्टेबल है, और ये वाला भी क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी पूर्ति करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े अपनी तरफ ले लेगा। तो यानी कि ये वाला जो 3 डिग्री जो कार्बन है, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के 3 रास्ते हैं, 3 CH3 जुड़े हुए हैं, इसलिए कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री में क्या 2 ही रास्ते हैं, इसलिए थोड़ा कम स्टेबल है, और 1 डिग्री के पास सबसे कम रास्ता है, तो ये सबसे कम मतलब कहेंगे स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल होता है। समझ गए बात को, इसको टेक्निकली चीज़ों को समझेंगे। अभी आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। ये है CH4 है, ये क्या है, CH4 है, और CH4 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, ए कार्बन के साथ में ये क्या जुड़े हुए हैं, 4 है बॉन्ड है। चारों बॉन्ड कौन सा है, ये भी सिग्मा सिग्मा और सिग्मा है बॉन्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपने इस हाइब्रिडाइजेशन के नाम सुने हुए हैं, अभी डिटेल की बात नहीं करूँगा, आपने sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हुए हैं। जो CH4 होता है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ये क्या बन गया है, CH3 है वो प्लस बन गया है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हमने क्या नाम दिया था, कार्बोनियम आयन, या हमने क्या कहा, इसको कहा कार्बोकेटायन बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये ध्यान रखने की बात है। कैसे हुआ, ये वाला इसका सेंटर में ये कार्बन हो गया है, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके साथ में 3, एक ये हाइड्रोजन आ गया है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया है, तीसरा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ गया है, ये 3 हाइड्रोजन है इसके पास में। और साथ में रिमेनिंग C ऑर्बिटल जो बचे हुए हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। रिमेनिंग जो है C ऑर्बिटल कैसे है, यहाँ पर ये रह गया ऐसे परपेंडिकुलर, और ये वाला है ऊपर की ओर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप देखो, इसको मैं मिला दूँ, अगर इसको मिला दें तो क्या बन गया है, प्लेनर बन गया है। ये कैसा है, इसका कॉन्फॉर्मेशन कैसा है, ये एक तो पहले कहेंगे हम ट्राइगोनल है, और कैसा है, ट्राइगोनल एंड ये प्लेनर शेप का है। इसका कन्फर्मेशन है वो इस तरीके से ट्राइगोनल है, और ये आ गया, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, रिमेनिंग C ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर कंटेनिंग नो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग जो ऑर्बिटल है, रिमेनिंग ऑर्बिटल कैसा है, वो है परपेंडिकुलर है इसके, ये रह जाता है इसके परपेंडिकुलर है, विच कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आगे बात, यहाँ पर आप समझ गए हैं किसके बारे में मैंने कहा, जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं। अभी हम समझेंगे कार्ब एनायन के बारे में। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ पहले, कार्ब एनायंस। कार्ब एनायंस का मतलब हुआ जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कार्ब एनायंस बोलते हैं। और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब कैटायन बोलते हैं। देखिए पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है CH3 और Z मैंने बनाया है, ठीक है। और हमने कहा इस बॉन्ड में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर ये कार्बन ले ले और फिर ये बॉन्ड है इसका हो जाता है ब्रेकेज, तो क्या होगा, ये CH3 है, कार्बन ने क्या ले लिया है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया है, और साथ में ये जो Z बचा है इसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा जो डिवीज़न हुआ इसको भी हम क्या बोलेंगे, पहले बताया उसी तरीके से विषम हुआ है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो गया।
In covalent bond breakage, if the carbon receive both the shared electrons, then carbon becomes negatively charged and such kind of carbon is called as the carb anion. समझ चुके हैं. तो कार्बन एनायन, ये जो कार्ब एनायन है ये कैसा है, हमने कहा अनस्टेबल है. अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा आने की बात नहीं है, इसमें ज़्यादा आ गया है. कार्ब एनायन इज ऑल्सो अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव. और आप जानते हैं कि जो भी अनस्टेबल होता है उसकी क्या आदत होती है, उसमें हाईली रिएक्टिविटी होती है. कोई भी एटम है वो स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. 7 हो जाएंगे तो भी अनस्टेबल होगा, ज़्यादा होंगे तो भी अनस्टेबल होगा. द ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑफ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज इज कॉल्ड एज द आयनिक हेटेरोपोलर और द पोलर रिएक्शंस बोलते हैं. ऐसी जो रिएक्शंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आयनिक बोलते हैं, या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हेटेरोपोलर बोलते हैं, या हम ये कह दें इसको पोलर रिएक्शंस बोलते हैं. ये आ गई पोलर रिएक्शंस, ये हमें ध्यान रखना है. द ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑफ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज इज कॉल्ड एज द आयनिक हेटेरोपोलर और द पोलर रिएक्शंस. अब आगे की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज़ द न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पर मैं पॉइंट डाल देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है. नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर होगी उसको मैं थोड़ा सा आउटलाइन आपको बता दूंगा. वो आएगी, सबसे पहली वीडियो आएगी इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल के बारे में. आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो कम से कम आप पहले मैकेनिज्म को समझें, फिर उसके बाद में अगली जो वीडियो में डाल दूंगा या कॉमन बना देंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में. उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ोगे तो साथ में आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में हम समझेंगे. और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल समझेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है. ये कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे. ध्यान से पढ़िएगा मन लगा के. थैंक यू.